JK PLC operates a chain of fast food restaurants. The company uses a standard marginal costing system to monitor the cost incurred in its outlets. The standard cost of one of its most popular meal is as follows. जितनी भी उसकी मील्स हैं पॉपुलर उनमें से किसी एक की जो है ना वो जो स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड है वो उसने बताया हुआ है ठीक है इंग्रेडिएंट्स यानी मटेरियल को क्या है इंग्रेडिएंट्स जो है 1.08 यूनिट यानी जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनका जो मेजरमेंट स्केल है उसने उसको यूनिट कहा हुआ 1.08 यूनिट और पर मील जो है उसके ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा है वो 1.18 पाउंड्स में आ रहा है लेबर का 1.5 मिनट लगता है और पर मील अमाउंट जो है वो 0.15 पाउंड वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट 1.5 मिनट एंड 0.06 ओवरऑल पर मील हमारा एक्सपेंस आता है द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मील इज 1.99 अच्छा जी सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास इस स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में नई बात क्या है हम पिछले भी स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड देखते आ रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में हमारे पास नई बात क्या है स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड के अंदर ठीक है ये देखें ज़रा मुझे बताएं क्या आपके जहन में बात आ रही है कि स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में ऐसी नई कौन सी इंफॉर्मेशन है या इसमें चेंज क्या आपको फील हो रहा है कुछ ऐसा फील होता है देखें इसमें स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड आपने पहले भी पढ़े हैं देखे तो इसमें आपको चेंज क्या फील हो रहा है सर इसमें कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है कन्वर्जन कास्ट तो नहीं सिर्फ इस जगह इस एरिया में देखिए ना ये वाला जो एरिया है ये है स्टैंडर्ड कास्ट ठीक है ये देखिए ना स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर मील्स स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलो चले आपको टाइम ताकि वेस्ट ना करें ये देखें ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड है ठीक है इसमें और उसमें देखो क्या फर्क है ये आपको जो क्वांटिटी होती है मटेरियल की क्वांटिटी भी दी जाती है और उसका रेट भी दिया जाता है और फिर पर यूनिट या पर मील जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉ है तो इसका मतलब है ये एक तो ये इशू होगा जिसको हमने कैलकुलेट करना होगा एनी आगे चलते हैं in one of its outlets which has budgeted sales and production activity level of 50,000 such meals budgeted sales ठीक है and production यानी ये budgeted sales and production उन्होंने रखा हुआ था 50,000 the number of such meals that were produced and sold during April तो ये actual data हो गया 2003 में was 49,700 the actual cost data was as follows और एक्चुअल जो कास्ट हुई वो हमारे पास ये हुई इंग्रेडिएंट्स की लेबर की और वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट द एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द मील वाज 96,480 तो ये रेवेन्यूज होगी यानी सेल्स रेवेन्यू के रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन फॉर अप्रैल 2003 द टोटल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फॉर अप्रैल 2003 पहले तो हमारे ये रिक्वायरमेंट्स है अच्छा और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली हमारे पास जो यूज़ कर रही है वो स्टैंडर्ड मार्जिनल कास्टिंग सिस्टम यूज़ कर रही है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करते हैं मार्जिनल कास्टिंग और कंट्रीब्यूशन के वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वर्ड कंट्रीब्यूशन को हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है अच्छा जी सबसे पहले अब जैसे उन्होंने हमें कहा है बजटेड कंट्रीब्यूशन फाइंड करें ठीक है बजटेड कंट्रीब्यूशन तो अगर आप देखें तो बजटेड कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट तो ये देखते हैं हम जी अभी जस्ट अ मोमेंट ये रिक्वायरमेंट हमारे पास है जी ये ठीक है तो फाइंड हमने करना है बजटेड कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे हम कहते हैं ठीक है बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक है इसका फार्मूला हमारे पास नॉर्मली ये होता है
budgeted sale into budgeted contribution margin पर यूनिट। ठीक है जी। अब देखिए ये है हमारे पास जी बजटेड सेल्स उन्होंने हमें बताई हुई थी 50,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये मैं इधर थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट और वेरिएबल कास्ट ऑफ 1 यूनिट। जब ये माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल कास्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेल प्राइस है, जो स्टैंडर्ड सेल प्राइस है या बजटेड सेल प्राइस है, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये दी हुई है 1.99। ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1.99। ठीक है जी, माइनस ये सेम इसी वर्किंग को मैं थोड़ा सा इस वे में कर रहा हूँ, सेल प्राइस 1.99 माइनस वेरिएबल कास्ट। तो वेरिएबल कास्ट मेरे पास क्या है कि ये जो वेरिएबल कास्ट है ये है मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। इनको मैं सम अप कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वेरिएबल कास्ट कितना बनता है। ठीक है, तो जब मैं इनको सम अप करता हूँ, या चले मैं इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक ब्रैकेट 1.18 प्लस 0.15 एंड प्लस 0.06। यानी ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, सेल प्राइस लिखी है, और ये मैंने क्या लिखी है माइनस में वेरिएबल कास्ट लिखी। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। आप इस वर्किंग को यहाँ रफ एरिया में भी कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे भी लिख, जैसे आपको इसमें कोई ऐसा इसका कोई खास पैटर्न नहीं है जिस तरह से आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 माइनस ये जो कॉम्बिनेशन है ये बन जाता है 1.39। डिफरेंस लेते हैं 1.99 माइनस 1.39, ये हमारे पास आ जाता है पाउंड्स में 0.60। मल्टीप्लाई करते हैं तो पाउंड 30,000। ये है जी हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये ए का पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को भी हमने सेम इसी तरीके से फाइंड करना है, कोई इसमें बात चेंज नहीं है। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ सेल होने चाहिए और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर मार्जिन पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द वेज ये है। अदरवाइज अगर आपके पास टोटल वैल्यूज हैं तो टोटल्स आप भी कैलकुलेट करके यहाँ से यानी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल डाटा है ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो एक्चुअल डाटा में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स जो है ये हमें टोटल अमाउंट्स में दिए हुए हैं, तो हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो बजटेड में था हमें पर यूनिट दिया गया तो हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल में हमें टोटल में दे दिया गया है तो हम टोटल में कर लेते हैं, लाइक सेल प्राइस यानी सेल रेवेन्यूज माइनस वेरिएबल कास्ट। तो एक्चुअली ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला है। तो यहाँ पे सेल प्राइस उन्होंने दे दी 96,480 माइनस, अब ये कास्ट है, कास्ट हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 58,450 प्लस 6,800 प्लस 3,250। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 27,980। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो कैरी ऑन करते हैं हम इसको।
तो यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट ए जो है वो सॉल्व हो गई कि बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हमने कैसे कैलकुलेट किया और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी कैसे कैलकुलेट किया। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमने ये पहले में किस तरीके से कैलकुलेशन की और दूसरे मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन की। सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग इज चेंज्ड हियर। सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ टोटल में हमने लिखा है, वहाँ पहले हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में कैलकुलेट किया और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहुंचना फिर भी इन्हीं वैल्यूज पे है। तो क्यों फिर इनको हम पर यूनिट में पहले कन्वर्ट करें और फिर उनको दोबारा से यूनिट से मल्टीप्लाई करें। करना यही है। ये जितनी भी वैल्यूज आपके पास ये टोटल दी गई हैं, अगर आप इनको एक्चुअल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो ये पर यूनिट्स आ जाए। तो फिर भी आप पहुंचना यही है, तो हमने इसलिए शॉर्टकट में डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट बी में आते हैं। उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है। Present a statement that reconciles the budgeted and actual contribution for April 2003. Show all variances to the nearest pound and in as much detail as possible. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो और उसके बाद एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, जैसे हमने कल एक पढ़ी थी, स्टेटमेंट बनाई थी बजटेड प्रॉफिट से लेके एक्चुअल प्रॉफिट तक। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में थी, अब ये मार्जिनल कास्टिंग के कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। चले, पहला काम तो उस स्टेटमेंट से पहले हमारा जो यही है कि हमने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है एज मच एज पॉसिबल, जैसे कि उन्होंने बताया। ठीक है, तो उसके लिए हम काम करते हैं पहले जी। वेरिएंसेस में सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं, हमारे पास पहले हम कास्ट वेरिएंसेस फाइंड कर लेते हैं, फिर सेल्स वेरिएंसेस देख लेंगे। कास्ट वेरिएंसेस में सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएंस है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है हमारे पास क्या यूज हुई तो हम देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज 55,000 यूनिट्स। 55,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें जो टोटल फिगर चाहिए वो हमें मिल जाता है 58,450। राइट। उसके बाद हमें चाहिए अगेन 55,000 क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस हमें चाहिए, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बात को समझना है कि ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये हमें गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये मैं उसकी कैलकुलेशन यहाँ नीचे ही कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि ये लिखा हुआ है 1.80 यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स और आगे लिखा हुआ है 1.18, यानी 1.18 पर मील एक्सपेंस जरूर है, कास्ट जरूर है, लेकिन ये 1.08 यूनिट्स की है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको कैलकुलेट करना है कि 1 यूनिट की कास्ट क्या होगी। यहाँ पर ये क्या होगी, 1 यूनिट की, या 1 यूनिट ऑफ मटेरियल की ये कास्ट कितना हमें पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, 1.18 पाउंड जो हमारी 1.08 यूनिट्स की कास्ट है, हमें चाहिए 1 यूनिट की कास्ट, 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी ऐसा समझ ले 1 kg ऑफ मटेरियल की कास्ट हमें चाहिए। 1.18 जो है वो 1.08 kg की कास्ट है, हमें चाहिए 1 यूनिट की कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 1.092। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 55,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल है, उसको हमें एक यूनिट ऑफ 1 यूनिट की जो कास्ट है उससे मल्टीप्लाई करना है, ना कि 1.08 यूनिट्स की कास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे जो है ना, इसका एक कंसेप्ट था जो हमें वहाँ पे मिसिंग था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 60,093। ये मैंने राउंड करके वैसे लिखा है 1.092, इसके थोड़ा सा वैल्यूज और भी हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है या एडवर्स। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास, देखिए एक्सपेंस जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास होना चाहिए था 60,000, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअली हैपन हुआ वो 58,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, फेवरेबल। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 66,600,93 माइनस 58,450, ये आ रहा है हमारे पास 1643 फेवरेबल, राइट। अब हम आते हैं दूसरा वेरिएंस में, मटेरियल का जो क्वांटिटी वेरिएंस है। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी into standard price and then standard quantity allowed for actual production to standard price। अब यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज यही आ जाएंगी, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है, यानी 55,000 यूनिट्स इंटू 1.092 इज इक्वल टू 60,093। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो है वो हम यूनिट्स के हिसाब से देखते हैं कि जितनी हमने आउटपुट की। आउटपुट है हमारे पास 49,700। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है वो ये है 49,700, और बजटेड प्रोडक्शन क्या थी 50,000। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स हमें कितना चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल के 1.08 यूनिट्स लगते हैं। तो हमारे जो है 49,700 यूनिट्स को बनाने के लिए 1.808 के हिसाब से कितना मटेरियल रिक्वायर्ड था, और फिर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस 1.092। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 53,000। ये जो आंसर है 53,676। ठीक है, तो ये हमें स्टैंडर्ड की तरफ से अलाउड था कि इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ करना है, जबकि हमने क्वांटिटी जो एक्चुअल यूज़ की वो 55,000 ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की। इसका मतलब है ये हमारा एडवर्स होना चाहिए। जब हम एनीवे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन पाउंड्स, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाती है 58,640। तो इन दिस वे we get 1447। ठीक है, एडवर्स वेरिएंस। ये एक सेकंड, कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है, राउंडिंग की वजह से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 60093 माइनस 58,614, ये 1479। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो 1.092 है, मैंने क्योंकि पहले जब यहाँ पे 1.092 किया, यहाँ पे लिखा तो 1.092, लेकिन मैंने वो सारी जो फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट्स से सारे मल्टीप्लाई किए, तो मेरे पास ये आंसर है। जब आप 1.092 से एग्जैक्टली आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है, 55,000 मल्टीप्लाइड 1.092। तो ये हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू बनती है इस तरह की वैल्यू से 60,060 बन रही है। ठीक है, अगर आप तमाम डेसिमल पॉइंट्स यूज करते हैं तो फिर ये 60,093 यूज होती है। तो कोई इशू नहीं है, इसमें मार्जिनल चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ 1.092 से कर दूँ तब भी कोई ऐसी बात है, क्योंकि ये मार्जिनल चेंजेस है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी एग्जैक्टली चेंज कर दूँ तो भी कोई इशू नहीं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली 1.092 से, इसके जो आगे डेसिमल के पॉइंट्स है वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है 60,060। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर अगर आप यहाँ पे भी वैल्यूज पूरी यूज करें, यहाँ पे भी कोई वैल्यूज यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जब हम यहाँ 60 यूज करते हैं तो फिर हमारे पास ये आंसर अगेन जो है वो चेंज हो सकता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 1447 एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, इसमें बॉदर होने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या किया।
अगर आप पूरे डेसिमल यूज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी पूरे डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे तो फिर 93 आएगा। अगर आप सिंपली 1.092 यूज करेंगे तो 60,060 आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। चलें जी, ये आपके पास दो वेरिएंसेस हो गए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। उसके बाद हम आते हैं लेबर की तरफ, लेबर का रेट वेरिएंस एंड लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट एंड देन एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल आवर्स जो हमारे वर्क हुए वो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें, 1200 आवर्स है और 6800 पेमेंट है। 1200 आवर्स है और पर आवर रेट हमें नहीं पता, लेकिन टोटल जो है वो हमें उन्होंने दे दिया है 6800। तो इसको आप डिवाइड कर लें 1200 पे तो पर आवर रेट है, तो वैसे कर लेता हूँ 6800 डिवाइडेड बाय 1200, तो जो पर आवर रेट आ रहा है वो 5.666, इस तरह से वैल्यूज आ रही है 5.6667। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें एक्चुअल आवर्स अगेन 1200 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आप देखें स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में अगेन आपके पास स्टैंडर्ड रेट नहीं है, ये आप देखिए स्टैंडर्ड रेट नहीं है। 1.5 मिनट लगते हैं और टोटल मील पे एक्सपेंस कितना आ रहा है 0.15। तो इसको अगेन हम कैलकुलेट करेंगे। देखें कि हमारे पास अब हमें जो रेट चाहिए वो पर आवर रेट चाहिए। क्या चाहिए? पर आवर रेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में 0.15 पाउंड्स गिवन है और ये कितने मिनट्स या घंटों की वैल्यू है ये उन्होंने बताया हुआ है। 1.5 मिनट्स की के पैसे हैं ये 0.15 पाउंड। हमें चाहिए घंटे का रेट, तो हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई से कर दें 60 मिनट से तो ये हमारे पास एक घंटे का रेट आ जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड में हमें दिया गया है 0.15 पाउंड और स्टैंडर्ड में क्वांटिटी वाली जगह पे आवर्स वाली जगह पे मिनट्स लिखे हुए थे 1.5 मिनट्स। तो इसका मतलब है हमारे पास 1.5 मिनट का जो रेट है या वैल्यू है वो 0.15 पाउंड। तो हमने 60 मिनट्स की कैलकुलेट की ताकि हमारे पास जो रेट है वो पर आवर में आए। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वी गेट £6 £6 जब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है घंटे का जो रेट है वो £6 है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7,200 पाउंड्स। तो इन दिस वे हमने एक्चुअली जो एक्सपेंस आउट किया वो कम किया और जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक था 7,200। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 400 फेवरेबल। उसके बाद फोर्थ हमारे पास वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। Labor efficiency variance. Again, actual hours into standard rate and standard hours allowed for actual production into standard rate. यहाँ पे सेम वही वर्किंग आ जाएगी 1200 into standard rate is 7,200 pounds. अब standard hours allowed for actual production. Actual production is 49,700 units यानी मील्स मल्टीप्लाइड एक मील को प्रिपेयर करने के लिए 1.5 मिनट्स लगते हैं। अब ज़रा जहन में रखिएगा एक मील को प्रिपेयर करने में कितना हमारा टाइम लगता है। ये देखिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 1.5 मिनट्स। ठीक है, तो जब हम 49,700 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये हमारे पास आ रहे हैं 74,550 मिनट्स और हमने यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स। तो अब हम इन मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे यानी डिवाइड कर देंगे 60 पे तो हमारे पास घंटे इनके बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। ये 60 मिनट्स ये किस लिए डिवाइड किया है? टू कन्वर्ट दीज मिनट्स इनटू आवर्स। तो ये हमारे पास बन जाते हैं
1242.5 आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें ज़्यादा घंटे अलाउड थे, जबकि हमने एक्चुअली 1200 घंटे यूज़ किए। ये देखें, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वेरिएंस हमारा बेसिकली फेवरेबल होना चाहिए। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको 7455 7455। स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें ये घंटे लगाने थे, एक्चुअली हमने कम घंटे लगाए, एफिशिएंसी दिखाई, तो हमारे पास ये वेरिएंस फेवरेबल आ गया 255 फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पॉइंट 5 पे हम आ जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इसके अंदर जो है वो सबसे पहला वेरिएंस है एक्सपेंडिचर का, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। इसका भी सेम फार्मूला जैसे लेबर का क्या है, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, और उसके बाद एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल आवर्स जो है वेरिएबल के, वो हम देख लेते हैं। वेरिएबल के जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं वो कितने यूज हुए जी, 1200, ये आप देख रहे हैं 1200 आवर्स। और एक्चुअल रेट हमें नहीं पता, लेकिन टोटल वैल्यू उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी है 3250, अगेन 1200, और स्टैंडर्ड रेट हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें 0.06 रेट है, लेकिन किस चीज़ का ये रेट है, 1.5 मिनट्स का। अगेन हमें आवर्स में ये रेट चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.06 ये रेट है 1.5 मिनट्स का, हमें चाहिए 60 मिनट का रेट, यानी घंटे का रेट, ताकि हम यहाँ पे कुछ लिख सकें इन आवर्स। 0.06 divided by 1.5 multiplied by 60, we get 2.40, 2.40। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं with 1200 hours, so we get 2880, 2880 इन दिस वे। अब देखें यहाँ पे हमें, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट है 2880 के हिसाब से हमें टोटल अमाउंट में एक्सपेंस करना थी, लेकिन हमने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया। तो इसका मतलब है ये वेरिएंस हमारा क्या होना चाहिए, एडवर्स होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको पर आवर के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर 3250 को डिवाइड कर दें 1200 पे, कि एक्चुअल रेट मुझे पर आवर क्या पड़ा, वो हमने कैलकुलेट किया, तो पा रहा है जी 2.71 अप्रोक्सीमेट। तो देखिए ज़्यादा हमने पर आवर रेट पे किया, तो अल्टीमेटली हमारा वेरिएंस क्या होगा, एडवर्स होगा। 3250 minus 2880, we get 370 एडवर्स वेरिएंस, राइट। लास्ट वेरिएंस जी हमारे पास इस क्वेश्चन का, विच इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। Actual hours into standard rate, and standard hours allowed for actual production into standard rate। यहाँ पे actual hours again 1200 और standard rate हमारा 2.40 है। ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 2880। अब स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जो है, हम देखें 49,700 हमने यूनिट्स बनाए, और हर यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड का जो टाइम लगता है वो है 1.5 मिनट्स। अगेन सेम कैलकुलेशन, ये देखें 1.5 मिनट्स लगते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल मिनट्स आ जाते हैं, लेकिन हमें फिर इसको 60 मिनट पे डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास टोटल घंटे आ जाए, ठीक है। तो ये घंटे जब आएंगे तो सेम कैलकुलेशन है जैसे हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में थी, तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है 1242.5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.40। अब ये हमारे पास कितना आता है देखते हैं, 1242.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.40, 2982, 2982
2। अब यहाँ पर देखिए सेम वही एफिशिएंसी का लेवल कि हमारे पास अलाउड आवर्स थे वो 1242.5 थे, लेकिन हमने काम अपना कंप्लीट किया 1200 आवर्स में। एफिशिएंसी हमने यहाँ पे शो की, तो ये वेरिएंस हमारा फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से प्लस माइनस में देखें जैसे आपको इजी हो, लेकिन लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ रेट कॉमन है तो इसका मतलब है रेट अफेक्ट नहीं हो रहा, हमें देखना किस चीज़ को है, आर्स को। जहाँ आर्स कॉमन है तो हमने फिर रेट को देखना होगा कि रेट हम कम पे कर रहे हैं या ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फेवरेबल है ड्यू टू यूजेज ऑफ लेसर आर्स एज बजटेड या एज स्टैंडर्ड। 2982 माइनस 2880, तो हमारे पास 102 फेवरेबल वेरिएंस ये आ गया आंसर में। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस हो सकता था 7वें नंबर पे, वो होता था फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने जब पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस पॉसिबल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वैसे डाटा में हमें गिवन ही नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड के रिलेटेड जो डिटेल है, तो हमने उसको कैलकुलेट भी नहीं किया। ठीक है जी, तो अब ये है